अगेन नेक्स्ट PYQ का सीरीज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, जून 2022 के क्वेश्चंस को फिर से हम पिक कर रहे हैं। ओके, तो इसमें टोटल 14 क्वेश्चंस हैं और ये टॉपिक ही बहुत इजी होता है, लेकिन कहीं कहीं कैलकुलेशंस होगा, तो मैंने डिसाइड किया मैं सिर्फ कैलकुलेशन आपको बता दूंगा, सॉल्व नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने में फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो लेट स्टार्ट वन बाय वन। जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है मैं समझा दूंगा। कह रहे कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पूछा क्या है, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। देखो डीजेनरेटेड का मतलब होता है, डीजेनरेटेड का इन जनरल मतलब होता है सेम एनर्जी लेवल। अब इसकी पूरी कॉन्सेप्ट ही समझ लेते हैं, ठीक है, एक मिनट जस्ट। यस, देखो होता क्या है, अगर आप सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम लोगे, ध्यान से समझना, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो इसमें पूरे ऑर्बिटल एक ऑर्बिट में, जैसे कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है वैसे तो, ठीक है, लेकिन अगर मान लो इसमें पूछा जाए इसका 1s और इसका 2s और 2p, तो ये 2s और 2p इसके जो होंगे ना सेम एनर्जी लेवल पे होंगे, 2s 2p सेम एनर्जी लेवल पे होंगे। फिर ऐसे ही 3s 3p 3p एंड 3d ये भी सेम एनर्जी लेवल पे होंगे, एंड सो ऑन। 4s 4p 4d, ठीक है, 4f, ठीक है ना, 4f ये 4s हो गया, 4p हो गया, 4d हो गया, 4f, इन सब की एनर्जी लेवल सेम है। तो इसीलिए अगर इनमें पूछा जाए कि क्या ये सब डीजेनरेटेड है, यस ये सब डीजेनरेटेड है, यानी 3s में हो, 3p में हो, 3d में हो, बराबर एनर्जी, 4s 4p 4d बराबर एनर्जी, ये सब डीजेनरेटेड ऑर्बिटल से सेम एनर्जी लेवल का है। लेकिन जैसे ही आप मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आओगे तो अबबाउ लग जाता है, ठीक है, अबबाउ के अकॉर्डिंग फिर आएगा, यानी सबसे कम एनर्जी 1s की, 1s के बाद 2s, इससे ज़्यादा 2p, ठीक है, ये 2p, ठीक है, फिर उसके बाद 2p के बाद फिर 3s, ठीक है, फिर 3p की और हायर एनर्जी 3p, फिर 3d की और हायर एनर्जी 3d, और इस ढंग से होगा, नहीं 3d से पहले 4s आ जाएगा, ठीक है, 4s आ जाएगा। तो ये इस ढंग से होता है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, यानी विद इन द ऑर्बिट, जैसे सेकेंड ऑर्बिट में ही जो सब शेल्स है 2s 2p, इनकी एनर्जी लेवल अलग अलग हो जाएगी। तो इससे क्या हो रहा है, ये सेम एनर्जी लेवल पे, ये डीजेनरेटेड ये डीजेनरेटेड, इसके जो तीनों बॉक्सेस हैं दे ऑल आर डीजेनरेटेड, ये डीजेनरेटेड ये डीजेनरेटेड आपस में। तो इसीलिए डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट मतलब सेम एनर्जी लेवल। तो अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की आप बात कर रहे हो तो सेम एनर्जी लेवल कब होगा, ठीक है, जब जैसे 2p इसके तीनों बॉक्सेस डीजेनरेटेड है, तो इसका मतलब इस तीनों बॉक्सेस में इसका n वैल्यू और l वैल्यू सेम होगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी देखो n वैल्यू l वैल्यू सेम, 3d के सारे ऑर्बिटल्स डीजेनरेटेड होंगे तो उसमें भी हर बॉक्स के लिए n और l सेम, क्योंकि l तो ऐसे होता है ना, जैसे SPDF है तो l वैल्यू क्या होगी इसकी 0 1 2 3, तो सारे p जितने भी बॉक्सेस है सभी के लिए l वैल्यू 1 होगा। तो यही स्टोरी है। तो अब इस क्वेश्चन को क्रैक करते हैं, जो गिवन क्वेश्चन है इसको क्रैक। चलो अब आते हैं इसमें। ये देखो l अलग अलग हो गया, यानी ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो फर्स्ट वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग, ये जो कॉम्बिनेशन है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग 3p, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3d। तो 3d के सारे बॉक्स आपस में डीजेनरेटेड होंगे, लेकिन 3p और 3d नहीं हो सकते हैं, इसीलिए ये ऑप्शन रूल्ड आउट। यहाँ पे N3L, यस ये हो जाएगा अगर बाकी सारे प्रॉपरली मेंटेन्ड है तो, क्योंकि देखो 3 है तो ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है 3d को, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है 3d को। M अलग है, बहुत बढ़िया, यानी दो अलग अलग बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यस ये मैच कर जाएगा, ठीक है ना। ये स्पिन मैग्नेटिक है, तो ये जो दो अलग अलग बॉक्स है ना D में, ऐसे D में 5 बॉक्सेस होते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि जो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है -l से +l होता है, यानी -2 -1 0 +1 +2 यहाँ तक ही जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो बातें हो रही है -2 वाले में का ये इलेक्ट्रॉन जो नीचे की तरफ कर दो, एंटी क्लॉकवाइज वाला इलेक्ट्रॉन, वैसे ऊपर नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, और इसमें भी
-1 वाले में भी एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन। तो यस, ये पूरा ही ऑर्बिटल डिजेनरेटेड है, ये दो अलग अलग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बी आंसर हो जाएगा। सी वाले में क्या गड़बड़ है भाई? अच्छा, इसमें ऐसे दिया है, ओके ओके, N4 3, ये तो पहले ही यहीं पे गड़बड़ हो गया, दो अलग अलग ऑर्बिटल्स हो गया, मतलब ही नहीं बनता ये हो जाएंगे, तो सिर्फ बी होगा, ओनली बी इज़ देयर, तो सिर्फ बी ऑप्शन हो जाएगा इस केस में। चलो अब आगे आते हैं, हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। कह रहे थे एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर। देखो 1 मोल फोटोन, तो 1 मोल का मतलब है एवोगाड्रो नंबर ऑफ फोटोन, जिसकी वैल्यू दे रखी होगी, ये रहा, नहीं ये रहा, ये दे रखी है एवोगाड्रो नंबर ऑफ फोटोन। और एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इज hc/λ, यही होता है। तो 1 मोल फोटोन की एनर्जी जो हो जाएगी ई टोटल, ये हो जाएगा hc/λ इंटू एवोगाड्रो नंबर। से मैं बता देता हूँ, देखो ये दे रखा है h की वैल्यू, ये रहा c की वैल्यू, ये भी दिया हुआ है, एवोगाड्रो नंबर भी दिया हुआ है, और ये सिंस SI यूनिट्स में है तो ये नैनोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो ये मीटर में हो जाएगा 300 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। तो ये लैम्डा को आप ये पुट कर दो और इस ढंग से आप सॉल्व कर लेना। इसे मैं यहीं पे ड्रॉप कर दे रहा हूँ, इसमें मेरे लाइक कुछ नहीं है, रेस्ट कैलकुलेशन है, किलो जूल पर मोल में आप कन्वर्ट कर लेना इसे। नाउ नेक्स्ट, कह रहे द पेयर इन विच आयन आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ Al3+। आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, जिसमें सेम इलेक्ट्रॉन है Al3+ के। तो एल्युमिनियम, न्यूट्रल एल्युमिनियम होता है 13, ठीक है, तो इसमें टोटल 13 इलेक्ट्रॉन हुए, Al3+ में फिर 3 हट जाएंगे, यानी इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 10 इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक दिख गया यहाँ पे। ऑक्सीजन, जो न्यूट्रल ऑक्सीजन होता है, इसमें होते हैं 8, 2 माइनस को कहीं और से 2 मिल गए, 2 माइनस का मतलब 2 और इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और Mg भी हो जाएगा, क्योंकि Mg का होता है 12, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो इसका मतलब इसमें 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन है, ये जो होता है वैल्यू, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन, अब 2 प्लस, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गंवा दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो ये 10 हो जाएगा, तो इसीलिए डी ऑप्शन। बाकी तो दूर दूर तक रिलेशन है, Cl में कहाँ 17 होते हैं, एक और दे दोगे तो 18 हो जाएंगे, मतलब ही नहीं है कि 10 के साथ सेम हो जाएगा। पोटेशियम भी, ये भी 19, ठीक है, तो मतलब ही नहीं बनता है, ये हो जाएगा इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन बी यूज्ड फॉर द आयनाइजेशन ऑफ लिथियम एटम इन ग्राउंड स्टेट इज़ x इंटू 10⁻⁸, ठीक है। द वैल्यू ऑफ x इज़, देखो इसने सीधे कहा है, ये हमें पता चल गया, लाइट आयनाइज, ठीक है, लिथियम इन ग्राउंड स्टेट। पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, एक मिनट यार, ये कैसे सॉल्व होगा? देखो मैं कॉन्सेप्ट, इसमें गड़बड़ किया है, इसने Li2+ लेना होगा, क्योंकि फॉर्मूला तो हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है, इसने लिथियम लिखा हुआ है, लिथियम एटम, इसके लिए ये वैलिड नहीं होगा, तो मैंने करेक्ट कर दिया, लिथियम आयन होगा, नॉट एटम, लिथियम आयन। Li2+, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, इसका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट कह रहा है, इसको इन्फानाइट में पहुंचाना है, ये n=1, n=इन्फिनिटी में पहुंचाना है। इसके लिए जो एनर्जी चाहिए, ठीक है, जितनी एनर्जी चाहिए, जितनी एनर्जी वही होगी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी। और इसको सप्लाई किससे करोगे आप? रेडिएशन से। तो इसी एनर्जी के बराबर का आपको रेडिएशन लेना होगा, यानी रेडिएशन की एनर्जी, अगर इसका वेवलेंथ लैम्डा है तो hc/λ वो डेल्टा E इन दोनों के ऑर्बिट के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होना चाहिए, यही कॉन्सेप्ट है। तो अब इसकी एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम इतना दे रखा है, तो इसी से आप निकाल लो। देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बोर्ड्स ने फॉर्मूला दिया था, क्या दिया था? R=R0n²/z। यहाँ पे R0, ये जो वैल्यूज़ हैं फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेगी हर केस में जहाँ नॉट लगा है। वेलोसिटी V0 z/n एंड एनर्जी E0 z²/n², यही फॉर्मूला है। अब इसी को आप यूज़ करो, तो अभी मेरे को इसको यूज़ करना है, और ये सारी वैल्यू हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की है, एनर्जी हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की है। अब इसने इस कांस्टेंट की वैल्यू मुझे हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी दे दी है इतना जूल्स, तो मैं इसको उठा के यहाँ पुट करके अपना फॉर्मूला रेडी कर लेता हूँ।
तो ये रहा एनर्जी हो गया मेरे पास -2.2 इंटू 10⁻18। खैर अभी मैं E0 रहे, कौन बार बार इतनी बड़ी वैल्यू को कैरी करेगा, बाद में पुट कर दूंगा। तो अब आ जाओ, पहले मैं फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालता हूँ, n=1 की, लिथियम के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी। तो E1 कितना हो जाएगा, इसी फॉर्मूले में मैं लिथियम के लिए पुट करने जा रहा हूँ। लिथियम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट लिथियम का Z3 होगा और फर्स्ट ऑर्बिट है तो N1 होगा। एटॉमिक नंबर Li का 3 होता है, तो 3 एटॉमिक नंबर है, तो मैं पुट कर रहा हूँ E0 मल्टीप्लाइड बाई Z यानी 3 का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर। तो हाइड्रोजन एटम के 9 टाइम्स हो गया, 9E0, भूल जाओ इसे। ऐसे ही E इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी में n आप इन्फानाइट पुट करोगे तो ये अपने आप 0 हो जाएगा। E0 इंटू 3 का स्क्वायर बाई इन्फानाइट का स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो गई 0। तो इसका मतलब जो डिफरेंस इन एनर्जी हो गया ये हो गया 9E0। ये ध्यान रखना, ये मॉड में लेंगे, 0 में से ये माइनस करते हैं तो माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। ये मैंने अभी लिख दिया इसको, ठीक है। अब इसी को हमें hc/λ की इक्वल करना है, यानी 9E0 इट शुड बी इक्वल टू hc/λ, ख़त्म। अब E0 को मैं पुट कर रहा हूँ, ये वैल्यू मॉड में पुट करना है, पहले ही मैंने समझा दिया। 9 इंटू 2.2 इंटू 10⁻18 पुट कर दिया E0 को। दिस शुड बी इक्वल टू h की वैल्यू हमें दे रखी है 6.63 इंटू 10⁻34, तो आप पुट कर दो 6 मैं लिख दिया तो मैं लिख ही देता हूँ -34। लाइट की स्पीड आपको पता है, स्पीड ऑफ लाइट ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई कितने से डिवाइड करना है हमें, लैम्डा जो हमें चाहिए, वी हैव टू डिवाइडेड बाई लैम्डा। बस इसी को आप सिंप्लीफाई करो, ठीक है, और लैम्डा निकालो और लैम्डा को ऐसे एक्सप्रेस कर दो। तो इसीलिए फर्दर सोल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। तो ऑलवेज आयनाइजेशन एनर्जी यही होता है, इन्फानाइट की ऑर्बिट माइनस फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी। तो मैंने यही किया, फॉर्मूले से फर्स्ट की एनर्जी निकाली, इन्फानाइट की निकाली, और इन्फानाइट में से फर्स्ट को माइनस किया, तो ये आ गया डिफरेंस। 0 में से इसको माइनस किया, माइनस इग्नोर कर दिया था, वो मैंने बोल दिया था कि मॉड लिया है, वैसे इसमें से इसको माइनस करोगे तो ऑलरेडी माइनस रहेगा। तो जब यहाँ पे अगर माइनस दोगे तो ये फिर माइनस के साथ पुट करो तो अल्टीमेटली वो प्लस हो जाएगा। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, 5th पे आते हैं। कह रहा था मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी पोजेस्ड बाई फोटॉन्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विथ प्लैटिनम मेटल। ठीक है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है। तो पहले तो भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को 2 लाइन का है, ठीक है, कभी दिक्कत नहीं होगी, एक ही फॉर्मूला ही है इसमें। ये फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है। ये मेटल का सरफेस है, इसमें आपने ये इलेक्ट्रॉन को रेडिएशन को इंसिडेंट कराया, ठीक है, लैम्डा एनर्जी का। तो यहाँ से आप देखोगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट। तो क्या क्या हो रहा है इसमें, होता क्या है, जो इंसिडेंट रेडिएशन है, ठीक है, उसका एक पार्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च होता है, जिसको कि हम कहते हैं वर्क फंक्शन। तो यहाँ पे एक टर्म आता है वर्क फंक्शन, ये होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। इतनी एनर्जी तो लगेगी ही लगेगी ये मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने में। तो ये वर्क फंक्शन इसको कहते हैं हम, वर्क फंक्शन। तो जो आपने टोटल एनर्जी दिया रेडिएशन का, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, ये कहाँ खर्च हो रहा है, तो इसका पहला पार्ट जाएगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, और अगर W0 देने के बाद कुछ बच गया तो उसकी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कवर होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी में खर्च हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही हमारे पास इक्वेशन है। अब इसी को आप जैसे मर्जी वैसे लिख दो। आप रेडिएशन की एनर्जी को चाहो तो hν लिख सकते हो, W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, या hc/λ। W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी को भी चाहो तो ½ mv² लिख सकते हो, वगैरह वगैरह। ये सब अलग अलग लुक देने के तरीके हैं। मेन इक्वेशन ये, उसके बाद रेडिएशन की एनर्जी को आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो या ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो। अब हम आते हैं, इसने देखो कहा क्या है, इसने कहा है मिनिमम एनर्जी, एक मिनट कलर चेंज करते हैं, यस, ये मिनिमम एनर्जी कहा है दैट मस्ट बी पोजेस्ड बाय द फोटोन, वही रेडिएशन जो इंसिडेंट है, इसी को फोटोन कहते हैं। फोटोन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विथ प्लैटिनम मेटल, प्लैटिनम मेटल पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके। तो मिनिमम एनर्जी कौन सी होगी, आप यही कहोगे कि सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी तो ये रही W0। मैं कहूँगा एग्जैक्टली। तो इसका मतलब हमें W0 के बराबर की एनर्जी सप्लाई करनी है। अब W0 के बराबर की एनर्जी सप्लाई करना है, ठीक है, तो कौन होगा,
किसकी रेडिएशन इसके बराबर होगी। तो आप कह दो सर एच न्यू नॉट या एच सी बाई न्यू नॉट सफिक्स में, इसको थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं, वही पूछ रही है। ठीक है, ये आप ले लो, या एच सी बाई लैम्डा नॉट ले लो। अब इसने रेडिएशन का क्या पूछा है, मिनिमम एनर्जी ही पूछा है। ठीक है, तो मिनिमम एनर्जी पूछा है, डब्ल्यू नॉट की वैल्यू पूछा है। तो अब देखते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी दे दिया है 1.3, देख लो 1.3 इंटू 10⁻⁵ थ्रेशोल्ड दे दिया है हमें। तो बस, तो डब्ल्यू नॉट निकालने के लिए थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी हमें दिया है, तो यहाँ पुट कर देंगे। तो एच की वैल्यू हमें पता है, उसको पुट करो और थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी पुट करो, जो ये दोनों दिए हुए हैं, इन दोनों को फिर आप मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू और ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो कहानी ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए, डब्ल्यू नॉट के बराबर, क्योंकि यही वो कम से कम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। इलेक्ट्रॉन अगर इतनी एनर्जी दोगे ना, मान लो इतनी एनर्जी दी है, इतनी एनर्जी देने के लिए ये फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ लेना होगा आपको, इस फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन लेना होगा, या लैम्डा नॉट वेवलेंथ का रेडिएशन लेना होगा। तो अगर आप न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन लोगे तो वो इतना डब्ल्यू नॉट के बराबर एनर्जी सप्लाई करेगा। तो ये जो न्यू नॉट होता है ना, इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो वही उसने दे दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो डब्ल्यू नॉट निकालना है तो एच न्यू नॉट या एच सी बाई लैम्डा नॉट, इससे निकल आएगा। तो इसने दोनों वैल्यूज़ दी हुई है, मल्टीप्लाई करके हम फाइंड कर लेंगे। नाउ 6 क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे इफ़ द रेडियस ऑफ थर्ड बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ R3 एंड रेडियस ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट इज़ R4 देन। तो ये भी मैंने फॉर्मूला रेडियस का बताया है, मैं फिर से लिख देता हूँ उस फॉर्मूले को, जो रेडियस वाला फॉर्मूला है। देखो रेडियस जो था R0 n²/z, यही था, और हाइड्रोजन एटम है तो Z1 हो जाएगा, यानी रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा R0 n। अब आते हैं, जब ये फॉर्मूला हो गया हाइड्रोजन एटम के लिए, तो आ जाओ, अब इसने 2 ऑर्बिट यूज़ किए हैं, थर्ड बोर ऑर्बिट एंड फोर्थ बोर ऑर्बिट। तो थर्ड बोर ऑर्बिट R3 मैंने लिखा, तो ये क्या हो जाएगा R0, अच्छा ये n² छूट गया मेरा, R0 इंटू 3 पुट करूँगा यहाँ पे, n की जगह 3, थर्ड ऑर्बिट है ना, तो 3 पुट करूँगा तो ये 9 हो जाएगा, तो R0 मल्टीप्लाइड बाई 9। एंड सिमिलरली R4 मेरा हो जाएगा R0 मल्टीप्लाइड बाई n की जगह 4 पुट कर दो इंटू 16। तो इस तरीके से रिलेशन अब हमें निकालना है, तो आप रेशियो ले लो इन दोनों का। तो R3/R4 जो हो जाएगा, R0 कैंसिल हो गया, 9/16। अब चेक कर लो कौन सा रिलेशन है R3/R4, 16/9, यस ये करेक्ट है, देख लो। R4 को अगर एक्सप्रेस करोगे R3 के टर्म में तो 16/9 आएगा, तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, द नंबर ऑफ रेडियल एंड एंगुलर नोड इन 4D ऑर्बिटल्स आर। तो देखो भाई 4D ऑर्बिटल है, कभी भी रेडियल नोड का फॉर्मूला याद रखना, रेडियल नोड होता है n-l-1, यही फॉर्मूला है रेडियल नोड का, और एंगुलर नोड होता है l के इक्वल। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। अब 4D ऑर्बिट में n की वैल्यू हो गई 4, क्योंकि फोर्थ ऑर्बिट है, और मैंने अभी आपको बताया था S P D F ऐसे लिख दो, और l की वैल्यू यहाँ से 0 1 2 3 यही होती है। यहाँ D ऑर्बिटल है तो D ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 2, ठीक है। अब फॉर्मूले में पुट कर दो, तो रेडियल नोड इसका हो जाएगा 4 - 2 - 1 यानी 1, और एंगुलर नोड l के इक्वल होता है, तो जो एंगुलर नोड an हो जाएगा ये हो जाएगा 2। तो 1 and 2 विल बी द आंसर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, ये कह रहा है इफ़ द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी एंड पोजीशन। ये देखो अनसर्टेनिटी वर्ड आते ही हम समझ जाएंगे ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का है, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक ही फॉर्मूला होता है, क्या होता है सभी को पता होगा ये, ठीक है, डेल्टा x इंटू डेल्टा पी। डेल्टा पी मोमेंटम होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, यही फॉर्मूला है। इस मोमेंटम को ज़रूरत पड़ने पे हम m इंटू डेल्टा वी भी पुट करते हैं, मास इंटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, या अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है। अब कह रहा है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी एंड पोजीशंस आर दिस एंड दिस, भाई इसने दे दिया, तो इस फॉर्मूले को मैं डेल्टा पी को पुट करके ऐसे लिख सकता हूँ ना, डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो मैं इक्वल कर देता हूँ, इक्वल करके निकालता हूँ, ठीक है, मिनिमम के लिए इक्वल आएगा, इक्वल करके ही सॉल्व करेंगे। ये कर दिया तभी तो एक वैल्यू निकाल पाओगे, अदरवाइज रेंज आएगी, मैंने इक्वल करके निकाल दिया। अब यहाँ पे आप ये वैल्यू आपको दिया हुआ है, ठीक है, मैं लिखता जा रहा हूँ
नहीं, ये दिया हुआ इतना 10⁻⁻7, सॉरी 10⁻⁻7, क्योंकि पोजीशन बाद में दिया हुआ है। और वेलोसिटी भी दिया हुआ है 2.4 × 10⁻26। एच की वैल्यू ये रहा, ये दे रखा है हमें, और ये दोनों कांस्टेंट है। तो इससे आप सॉल्व करके मास खुद से निकाल लो। तो मैंने समझा दिया क्या है हाइजेनबर्ग, वैल्यूज़ पुट कर लो, मास निकाल लो। नाउ हेडिंग फॉर द 9th। देखो 9th क्या कह रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, द करेक्ट सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स इज। देखो क्वांटम नंबर का करेक्ट सेट पूछा है, कौन सा हो सकता है। तो इसके लिए सिंपल जानो, n ये तो कुछ भी हो सकता है। l जो होगा ये 0 to n-1, ध्यान रखना। इसीलिए कभी भी l की वैल्यू n के बराबर या उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो यहाँ तो देखो जैसे पहले ही दिख रहा है l को बराबर ले रखा है, तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। और m जो होता है ये -L2 + L होता है, ठीक है। यानी ये भी n, क्योंकि ये n के बराबर नहीं हो सकता है, n से कम एक कम होगा, तो वैसे ये भी n के बराबर नहीं हो सकता है। तो अब शुरू करते हैं। n 3 है तो L3 नहीं हो सकता है, क्योंकि वो हमेशा 0 to n-1 होगा, तो ये रूल्ड आउट। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। 0 to n-1 है तो n 3 है तो ये 2 तक जा सकता है, 2। और इस हिसाब से फिर m -2 से +2 तक जा सकता है, तो -2 इसने लिया हुआ है, तो दिस इज़ वैलिड। 2 है, ये 1 है, ये +1, ये भी वैलिड है। ये 2 होगा तो ये 0 से 1 तक जा सकता है, तो 1 लिया हुआ है। और ये 0 से 1 तक जा सकता है, अगर 1 हो सकता है तो -1 से +1 तक जा सकता है, तो +1 लिया हुआ है, दिस इज़ वैलिड। फिर यहाँ पे देखो इक्वल कर दिया, इनवैलिड। इसीलिए 2 केसेस हैं जहाँ पे मैच कर रहा है। यहाँ पे भी देखो इन दोनों को इक्वल कर दिया। नाउ 10th पे आते हैं। कह रहा है इफ़ द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज़ 6.63 × 10⁻16 joules, the maximum wavelength of the photon required to remove the photoelectron from the metal surface is। देखो ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये वर्क फंक्शन दिया हुआ है और ये थ्रेशोल्ड कहते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ को। फिर से मैं समझा देता हूँ, W0 h/0, और इसको लिखेंगे hc/λ0। तो ये ν0 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। इसका डेफिनेशन होता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, क्योंकि मिनिमम एनर्जी है तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी। और λ0 ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम होगा। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का डेफिनेशन होता है मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो इसने वही यूज़ किया है, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू रिमूव द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज़। तो इसका मतलब हमसे λ0 पूछा है और वर्क फंक्शन हमें दे दिया है। तब तो आसान हो गया, वर्क फंक्शन है, इसको hc/λ0 के इक्वल करके λ0 निकालना है। तो सारी वैल्यूज़ दी है, मैं फिर से इसको ड्रॉप करता हूँ। ये रहा c, ये रहा h, ये दोनों, और ये रहा वर्क फंक्शन। λ0 खुद से कैलकुलेट कर लेना आप। तो मैं हर चीज़ को बस इसमें थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का कंस्ट्रेंट है, इसीलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ समझाता जा रहा हूँ। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दूसरी बार आया वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आता है वर्क फंक्शन। नाउ नेक्स्ट आते हैं। ये ऑप्शंस दिए हैं, पूछा क्या, विच इज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और लास्ट में क्या है, विच आर द करेक्ट, कौन कौन से करेक्ट हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन है ये। तो स्टार्ट करते हैं इसको। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर विद वैल्यूज़ n 1 2 3, ठीक है। वैल्यूज़ 1 2 और 3, ये तो एकदम सही है। ये ऑर्बिट नंबर को रिप्रेजेंट करता है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो इसकी वैल्यू तो 1 2 3 इंटीजर ही हो सकती है, तो दिस इज़ करेक्ट। द एजीमुथल क्वांटम नंबर L फॉर अ गिवन n कैन हैव वैल्यू एज, फॉर अ गिवन n कैन हैव वैल्यू 0, ये तो गलत हो गया भाई, 0 to n-1, अभी मैंने बताया भी था एक क्वेश्चन में, ठीक है। ये रहा 0 to n-1, तो इसने n तक पहुंचा दिया, गलत है, n-1 तक हो सकता है। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं द मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, वही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फॉर अ पर्टिकुलर L हैज़ 12 + 1 वैल्यूज़, ये सही है। देखो कोई भी आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ले लो, मान लो L की वैल्यू 2 है, तो m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -L से +L, यानी -2 -1 0 +1 +2, यहीं तक होगी। तो 1 2 3 4 5 जो कि फॉर्मूले में पुट कर दो, L की वैल्यू को 2 पुट करके देख लो, 2 × 2 + 1 5 आ जाएगा। ये हर एक के लिए वैलिड है, तो ये एकदम सही है, तो दिस इज़ करेक्ट। +½ एंड -½ आर द 2 पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन, ये भी सही। तो ही तो होते हैं, चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज।
क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस हाफ, तो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। फिर कह रहा है फॉर L इज इक्वल टू 5 देयर विल बी टोटल 9 ऑर्बिटल्स। देखते हैं और इसको समझते हैं। देखो भाई सीधा सा बात है, L की वैल्यू डिसाइड करता है कितने ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। तो L 5 है, ठीक है। मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, जैसे L 0 होता है तो ये S ऑर्बिटल होता है एक बॉक्स। जब L 1 होता है तो P ऑर्बिटल कितने बॉक्स, 3 बॉक्स। जब L 2 होता है तो ये कितने बॉक्स, 5। ये वैल्यू एक्चुअल में M को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये M को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब फॉर्मूला यही होगा 12+1। आप हर एक में आप चेक कर लो, तो जो ऑर्बिटल्स का नंबर है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, वो क्या होगा, 12+1 यही होगा ना। अब L की वैल्यू 0 पुट करके देखो, ये 1 आ जाएगा। L की वैल्यू 1 पुट करके देखो, 3 आ जाएगा। L की वैल्यू 2 पुट करके देखो, 5 आ जाएगा। तो वैसे जब 5 होगी L की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, जब आप 5 पुट कर दो इसमें, तो 5 12+1 में 5 2 10 1 11 होना चाहिए, इसने 9 लिखा है, ठीक है, इसीलिए ये गलत। तो सिर्फ इसमें यही 3 A, C एंड D करेक्ट हो रहे हैं। सी ऑप्शन A, C, D। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। अब अगले पे आते हैं। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम इज़ AR3D54S1। एकदम सही, 2-3 बार यूज़ हो चुका है, इसको मैं अब दोबारा नहीं बता रहा। बताया क्रोमियम 24 होता है, होना चाहिए था 3D4 4S2, लेकिन हाफ फिल्ड करने के लिए ये 3D5 4S1 हो जाता है। ये डायरेक्ट पूछ दिया। कह रहा था मैग्नेटिक नंबर में हैव और नेगेटिव वैल्यू। एकदम सही है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की नेगेटिव वैल्यू तो हो ही सकती है ना, -L से +L होता है, तो येस इट कैन हैव अ नेगेटिव वैल्यू। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। ये तो एकदम सही है, तो अबाउ प्रिंसिपल ही है, N+L रूल। अबाउ ने कहा था कि हायर N+L रूल यही है कि अगर N+L हाई है तो उसकी एनर्जी हाई होगी, और अगर N+L दो ऑर्बिटल की इक्वल हो गई तो फिर अगर N हाई होगा तो एनर्जी हाई होगी। यही 2 रूल हैं। ये फर्स्ट होता है, अगर ये N+L दो ऑर्बिटल का इक्वल हो गया तो जिसका N ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है पहले आप उसी को फिल करते हो ना, 1s को पहले फिल करते हो, फिर उसके बाद 2s में जाते हो, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में आप फिल कर रहे होते हो। यही अबाउ का प्रिंसिपल है, इसलिए ये तो डायरेक्ट अबाउ प्रिंसिपल है, करेक्ट। टोटल नंबर ऑफ नोड्स विल बी n-2। ये गलत हो गया, क्योंकि देखो रेडियल नोड होता है n-L-1 और एंगुलर नोड होता है, ये RN कर दो, रेडियल नोड, और एंगुलर नोड होता है L के इक्वल। दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा n-1 आएगा, n-1 ऐड करने पे ये n-2 दे दिया है, इसीलिए ये गलत। तो A, B एंड C विल बी द करेक्ट, D ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट आते हैं। कह रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ प्लैटिनम 78 इज़। देखो इसमें क्या है, आप पहले प्लैटिनम का पोजीशन देख लो, तो निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, ठीक है, यही है। तो यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। तो आर्गन, क्रिप्टन, जेनन से ये आएगा। अब निकल का कन्फिग्रेशन क्या होता है, 3D8 4S2, तो इसका होगा 4D8 5S2। फिर इसका क्या होगा 5D8 6S2, और जब 5D8 6S2 में जाओगे तो इसके बीच के 14 इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे इसमें। 14 ये यहीं पे होता है ना LA सीरीज़, ठीक है, तो 14 इलेक्ट्रॉन बेस में फिल हो चुके होंगे, तो 4 और 14 भी आएगा। तो ये आइडियली कन्फिग्रेशन होना चाहिए। और देखो इसने दे भी रखा है, जेनॉन के बाद Xe के बाद, ठीक है, आर्गन इस सीरीज़ में होता है, इसीलिए निकल का लिखते हैं, तो हम आर्गन यूज़ करके आगे ये लगा देते हैं। उसके बाद निकल के सामने क्रिप्टन, PD के सामने जेनॉन, तो इसीलिए इसका लिखेंगे, तो जेनॉन के बाद इस चीज़ को लिखेंगे हम। तो आप सिर्फ इसको देखो, ये दिया हुआ है, तो ये हो जाता है करेक्ट। तो देखो मैं बस आपकी यहीं तक हेल्प कर पाऊँगा, लेकिन अब इसमें एक्सेप्शन आता है, मुझे भी नहीं पता है, ठीक है, ये मैंने देखा तब मुझे पता चला।
तो इसमें कोई हेल्प नहीं, ठीक है। तो अब ये जैसे मिल गया है ना, तो अब इसको याद रख लेना कि चलो ये मेंस में पूछ दिया है, इसमें एक एक्सेप्शन होता है, अब दोबारा अगर आएगा तो मैं इसको कर दूंगा। लेकिन आप सारे एक्सेप्शंस को नहीं रट सकते हो, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत जगह पे एक्सेप्शन आता है, आप रट ही नहीं सकते हो। मैं आपको एडवाइस भी नहीं करूँगा कि आप ऐसे क्वेश्चन को जिसकी कोई गारंटी नहीं है कभी आए कभी ना आए, उसके लिए आप पूरा रट के बैठो। रटने वाली चीज़ों की लाइफ नहीं होती, बहुत एफर्ट्स लगाना पड़ता है। तो इसलिए आप इसको ना करो। वैसे अब ये मिल गया तो इसको आप कर लेना। तो इसमें ये आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाता है, तो इसीलिए ये कॉन्फ़िगरेशन आता है इसमें ए। तो एकदम रटने वाला कोर है। नाउ नेक्स्ट 14th और ये लास्ट क्वेश्चन है। ये मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक मैंने भेज भी दिया था कम्युनिटी पोस्ट पे, तो वो आप देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। वैसे इसको मैंने बताया था। इसमें देखो कुछ थंब रूल्स ये थे कि कभी भी ऐसा ग्राफ आए ना, ठीक है, तो ये नोड नहीं कहा जाता जो अप्रोचिंग होता है। तो स्टार्टिंग का और लास्ट वाला नोड नहीं कहा जाता है। बीच में जहाँ जहाँ ये टच कर रहा है, दीज ऑल आर नोड्स, वो सारे नोड्स होते हैं। तो आ जाओ, इसके बेसिस पे ये थोड़ा सा लॉजिक हम लगाएंगे तो हो जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट प्लॉट, ठीक है, फॉर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर आर एज अ फंक्शन ऑफ आर फॉर द 2s, ठीक है, 2s के लिए। तो देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहले तो साई स्क्वायर, किसी चीज़ का स्क्वायर कर दोगे तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो उस हिसाब से ये गया, इसने ये देखो नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव साइड में लेके आ गया ना, ये गया, ये साई का ग्राफ हो सकता है, साई स्क्वायर का नहीं, ठीक है। अब आप 2s में रेडियल नोड निकालो। रेडियल नोड कितना होगा, फॉर्मूला वही n माइनस एल माइनस 1, n है 2, s के लिए l वैल्यू 0 माइनस 1 यानी 1। एक रेडियल नोड होना चाहिए, यानी एक जगह पे बीच में 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे दो जगह पे 0 हो गया, क्योंकि इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये नोड नहीं है। तो दो जगह पे 0 हो गया, ये रूल्ड आउट, क्योंकि दो नोड बना दिए इसने। इसमें एक भी नोड नहीं है, देख रहे हो ना, एक भी नोड नहीं है, तो ये भी रूल्ड आउट, क्योंकि इसमें एक नोड होना चाहिए। तो इसमें सिर्फ एक नोड है, देखो एक जगह पे 0 हो रहा है। अप्रोचिंग 0 को हम नोड नहीं कहेंगे, तो एक जगह पे एब्सोल्यूट 0 हो रहा है, यही नोड है, इसीलिए बी ऑप्शन आएगा। वैसे मैंने इसका एक पूरा वीडियो बना रखा है प्रॉपर, ठीक है, वो मैंने उसका लिंक कम्युनिटी पोस्ट पे दे दिया है, तो आप उसको वॉच कर लोगे। देखो जल्दबाजी में कभी एडवाइस नहीं करूँगा कि आप सिर्फ केमिस्ट्री करो। हाँ, लेकिन केमिस्ट्री करना एडवाइजेबल होता है, क्योंकि 25 में से समझ लो कि 12-13 क्वेश्चन तो ऐसे मिल ही जाएंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ढंग से करके जाओगे ना, तो 12-13 क्वेश्चन तो देख कर टिक कर दोगे। और थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस है तो पूरा केमिस्ट्री, देखो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन रटने वाले आ जाए जो आपको नहीं आता है, तो उसको तो आपको छोड़ना ही है, उसके लिए सर नहीं फोड़ सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो एग्ज़ाम में। तो आपको रिलैक्सेशन देना ही होगा 2-3 क्वेश्चन के लिए। तो 25 में से 3 हटा दो, कि मान लो आ गए, आप ही के पेपर में फंस गए, आपकी किस्मत ख़राब थी, 3 क्वेश्चन हटा दो। अब बाकी जो बच्चे हैं ना, उसमें से कम 12-13 क्वेश्चन देख के आप कर दोगे, और 6-7 क्वेश्चन और जो एडिशनल है, ठीक है, वो आप देख के समझ जाओगे कि थोड़ा सा पेन टच करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि टफ होते ही नहीं है। जैसे वर्क फंक्शन वाला है, कोई बच्चा बता देगा हाँ मेरे को फॉर्मूला पता है, मैं आराम से वैल्यूज पुट करके फाइंड कर लूँगा, लेकिन उसमें फाइंड करना होगा। तो उस तरह के 5-6 क्वेश्चन आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे। तो इतना तो 1 गो में हो जाएंगे, 10-15 मिनट लगेगा। तो इसीलिए एडवाइजेबल होता है केमिस्ट्री से शुरू करो। वैसे मैं एक अप्रोच पे भी वीडियो बनाऊंगा, कैसे अप्रोच करना है, कल तक वो मैं वीडियो लॉन्च कर दूंगा कि क्या करना है, किस ढंग से, व्हाट शुड बी द अप्रोच। ओके, तो बस इतना ही थे, ये रहा इसका कीज़। तो चलो मैं ओवर करता हूँ इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।